हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ये सिलोलिज्म टॉपिक। काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट था कि ये सिलोलिज्म टॉपिक कवर करने का। और रीजनिंग में दो तीन टॉपिक ही होता है जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, अलग अलग वीडियो देख करके उनको समझ में फिर भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सिलोलिज्म, तो ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा, या इसके बाद आपको कोई भी आई थिंक वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सिलोलिज्म है क्या। सिलोलिज्म को डिडक्टिव रीजनिंग का पार्ट बोला जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो देखिए सिलोलिज्म जो है ना, इसका मतलब कि ग्रीक वर्ड जो है वो होता है सिलोजीमोस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ड्राइंग अ कंक्लूजन फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट थ्रू रीजनिंग। मतलब कि आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, फॉल्स सकता है, फॉल्स हो सकता है, उसका कोई भी मतलब हो सकता है। ठीक है, आप उसको लॉजिकली करेक्ट या फिर गलत नहीं बोल सकते हो। उस स्टेटमेंट के बेस पे आपको क्या करना है, एक कंक्लूजन डिड्यूस करना है, एक कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, और वो कैसे निकालना है? रीजनिंग के थ्रू निकालना है। तो इसी को क्या बोला जाता है? सिलोलिज्म। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अंडरस्टैंडिंग क्या है। ये अंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, ये होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हल्का आइडिया लेते हैं। पहले हम लोग इस टॉपिक का ना हल्का कॉन्टेक्स्ट जान लेंगे कि ये टॉपिक है क्या, इसके अराउंड मतलब कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन से अगर बनाएंगे ना, मतलब जस्ट लाइक आपको मैं बता दूं कि अच्छा ये स्टेप है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो वो आप क्वेश्चन में भी सॉल्व कर लोगे, बट जहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आप फंस सकते हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि ये टॉपिक के अराउंड जो भी कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा जानते हुए फिर उसके बाद धीरे 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 कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे समझने का कि आर्ग्यूमेंट प्रीमाइसेस कंक्लूजन क्या है ना। तो सबसे पहले प्रीमाइसेस क्या होता है? प्रीमाइसेस होता है कि आपके पास एक फैक्ट दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट या फिर एक अजम्पशन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रीमाइसेस 1 में क्या लिखा हुआ है? ऑल ह्यूमन्स आर मोरल। ठीक है, अब प्रीमाइसेस 2 में क्या लिखा हुआ है? राम इज अ ह्यूमन। तो ये एक फैक्ट दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट मान के चलो या फिर एक एजम्पशन मान के चलो, ये दिया हुआ है। ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कोई इसमें आपको यहाँ पे लॉजिक दिमाग नहीं लगाना है। प्रीमाइसेस को जस्ट लाइक उसको एक बार पढ़ लेना कि हाँ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये फैक्ट है, इसको मान के चलना, ये फैक्ट है। अब कंक्लूजन क्या है? तो जो स्टेटमेंट आप मतलब ऑब्टेन कर रहे हो, जो आप कंक्लूजन निकाल रहे हो प्रीमाइसेस देख करके, जो फैक्ट दिया हुआ था ना ये प्रीमाइसेस 1 और 2 में, उसको देखते हुए आप एक कंक्लूजन क्या निकाल रहे हो कि राम इज अ मोटल। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूजन आप दोनों प्रीमाइसेस 1 और 2 का यूज करके यहाँ पे आपने कंक्लूजन क्या निकाला है कि राम इज अ मोटल। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है? तो आर्ग्यूमेंट होता है कंप्लीट रीजनिंग प्रोसेस दैट कनेक्ट्स द प्रीमाइसेस टू द कंक्लूजन। इसका मतलब ये जो आपका प्रीमाइसेस 1 2 दिया हुआ है और साथ में जो आपने कंक्लूजन निकाला है, ये एज अ होल क्या है? ये आर्ग्यूमेंट है। समझ में आया? इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है? दोनों प्रीमाइसेस प्लस कंक्लूजन, ये तीनों का कॉम्बो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आगे कि टाइप ऑफ प्रीमाइसेस कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के प्रीमाइसेस होते हैं। सबसे पहले देखिए अफर्मेटिव निगेटिव। यहाँ पे हमने एक मतलब कि डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्सल प्रीमाइसेस होता है, पर्टिकुलर प्रीमाइसेस होता है ना, उसमें भी है अफर्मेटिव और निगेटिव। तो जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब कि सारा चीज़ को इंक्लूड कर लिया गया है जिसमें, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रीमाइस क्या होगा? ऑल ए आर बी। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट, यूनिवर्सल मतलब सारा कुछ इंक्लूड किया जा सके जिसमें, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया ऑल ए आर बी। ठीक है, ये एक प्रीमाइस हो गया इसका एग्जाम्पल। यूनिवर्सल में निगेटिव प्रीमाइस कैसा हो सकता है? तो नो ए आर बी, ये भी एज अ होल सारा का बात हो रहा है बट निगेटिव सेंस में, नो ए आर बी। पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रीमाइसेस क्या हो गया? सम ए आर बी। यहाँ पे सम क्या डिनोट कर रहा है? पर्टिकुलर, है ना, और अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और पर्टिकुलर निगेटिव स्टेटमेंट प्रीमाइसेस क्या हो जाएगा?
सम ए आर नॉट बी। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिया हुआ रहता है उसको कैसे क्लासीफाई करते हैं, है ना। अब देखिए, अब पहला हम लोग ले लेते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव स्टेटमेंट जो दिया हुआ रहता है, प्रीमाइसेस दिया हुआ रहता है, उसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। और जनरली सिलोजिज्म में हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, वो हम लोग वेन डायग्राम का यूज़ करके करेंगे, ठीक है। तो ऑल ए आर बी इसमें किस तरीके से बना हुआ है, देखिए आप। ऑल ए आर बी में यहाँ पे दो केस हो सकता है ना। पहला केस में क्या है कि ऑल ए आर बी में सारा ए जो है वो बी के अंदर है। ये जो ए सेट है ना आपका, ये सेट जो है बी सेट के अंदर है। ये ए वाला पार्ट पूरा बी के अंदर में है। एक ये केस हो गया। दूसरा क्या हो गया कि ए और बी इक्वल है। ए और बी जो है वो दोनों सेट इक्वल है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखिए, जब भी हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं ना सिलोजिज्म के अकॉर्डिंग, तो हमेशा ये कंसीडर करते हैं कि लिस्ट ओवरलैप होना चाहिए। जो भी वेन डायग्राम्स बने ना, उसके बीच का जो ओवरलैपिंग होता है वो लिस्ट होना चाहिए। ये फिलॉसफी है सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, है ना। जैसे आप ये दोनों केस में देख रहे होगे, तो दोनों केस में आप क्या देखोगे कि ए और बी में यहाँ पे पूरी तरीके से पूरा ओवरलैप हो गया है यहाँ पे, बट यहाँ पे सिर्फ इतना सा पोर्शन ओवरलैप कर रहा है। तो लिस्ट ओवरलैप दोनों केसेस में कौन सा है, ये है ना, ये वाला। इसलिए ये फेवरेबल है। जब भी आपको ये स्टेटमेंट दिया जाए कि ऑल ए आर बी, तब आप इस केस को कंसीडर करोगे, ठीक है। ये फेवरेबल केस है आपका, है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कांट इन्फर दैट देयर आर सम एलिमेंट्स इन सेट बी दैट आर नॉट इन सेट ए। हम लोग ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि बी में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे, ठीक है, जो कि सेट ए में नहीं है। जैसे यहाँ पे आप जो ये वेन डायग्राम देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ऐसा दिखने में लग रहा है ना कि बी में कुछ ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो कि ए में नहीं है। ऐसा ही आपको लग रहा होगा, बट ऐसा हम लोग को यहाँ पर मान के नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, उसको जस्ट स्टेटमेंट को सिर्फ स्टेटमेंट की तरह समझ लेना है। उसमें आपको एक्स्ट्रा अपने तरफ से कुछ वहाँ पे रीजनिंग नहीं लगाना है। कंक्लूजन निकालने समय हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रीजनिंग कर सकते हैं, बट स्टेटमेंट में किसी तरीके का रीजनिंग नहीं। उसको बस एज अ फैक्ट बस समझ लेना है, जो दिया हुआ है बस। उसके अराउंड में क्या क्या और चीज़ें हो सकती है उसको आपको नहीं समझना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें, ठीक है। अब यहाँ पर ऑल ए आर बी जो है वो डिफरेंट है ऑल बी आर ए। ऑफकोर्स जैसे आप ऑल बी आर ए बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, सारा बी वाला जो सेट है वो सारा ए सेट के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है मेरे पास, प्रीमाइसेस, जो कि है यूनिवर्सल नेगेटिव प्रीमाइस नो ए आर बी। नो ए आर बी का मतलब ए सेट और बी सेट डिसजॉइंट सेट हैं। इसका मतलब ए का कोई भी एलिमेंट बी में नहीं है, अब बी का कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ए और बी कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, एंड इट इज सेम एज नो बी आर ए, ठीक है। ये प्रेटी सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यूनिवर्सल आपका जो है पर्टिकुलर अफर्मेटिव यहाँ पे प्रीमाइस दिया हुआ है, सम ए आर बी, है ना। तो सम ए आर बी को अगर वेन डायग्राम के थ्रू बनाते हैं तो हमारे पास 4 केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। पहला आप देख सकते हैं कि ए और बी जो है हल्का सा यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है। फिर ए और बी कंप्लीटली एक दूसरे से ओवरलैप्ड है। फिर बी जो है वो ए का हिस्सा है और ए जो है वो बी का हिस्सा है। ये 4 केस यहाँ बन रहा है। बट मैंने आपको क्या बताया था कि वी विल कंसीडर द लीस्ट ओवरलैप फिलॉसफी, ठीक है। तो लीस्ट ओवरलैप फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ये वाला जो केस है ये फेवरेबल है। तो जब भी हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ रहे कि सम ए आर बी, तो अपन इस वाले केस को कंसीडर करके वेन डायग्राम बनाएंगे। हालांकि इन सारे केसेस को भी दिमाग में रखना है कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम इमेजिन करेंगे ना, तो इमेजिन करने के समय हमें ये पता रहना चाहिए कि अच्छा सम ए आर बी का और भी केसेस बन सकता है, बट मोस्ट फेवरेबल केस ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज बोथ इन ए एंड बी।
सम ए आर बी का मतलब यही है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसा होगा जो कि ए में भी है, बी में भी है ना। लेकिन यहाँ कांट इन्फर डैट सम ए आर नॉट बी। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको दिख रहा है ना कि कुछ पार्ट यहाँ पर ऐसा है जो कि बी में नहीं है, बट ऐसा आप नहीं कर सकते हो, ऐसा आप इन्फर नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 3 अलग केसेस बन रहा है ना। तो इस केसेस में भी देखिए सारा पार्ट हिस्सा जो है एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है, ए और बी। इसमें भी तो बोल सकते हैं कि सम ए और बी वाला कंसीडर हो पा रहा है यहाँ पे केस, ठीक है। तो आप इन्फर देखो, कुछ भी अपने से दिमाग नहीं लगाना है प्रीमाइसेस में, जस्ट लाइक जो दिया हुआ है सो बना लेना है, डेट्स इट। उसका और भी अलग अलग केसेस हो सकता है, बट हम लोग मोस्ट फेवरेबल केस वो वाला कंसीडर करते हैं जहाँ पे ओवरलैपिंग मिनिमम होता है। इसको इस फंडामेंटल चीज़ को दिमाग में रखना है सिलोजिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि सम ए आर बी इज सेम एज सम बी आर ए, ठीक है। अब देखिए, अब है हमारे पास पर्टिकुलर निगेटिव प्रीमाइस, है ना। क्या लिखा हुआ है, सम ए आर नॉट बी। तो सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी जो है ओवरलैप करेगा, है ना, ओवरलैप करेगा। बट यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है कि ए का कुछ हिस्सा, यहाँ पे ये जो कुछ हिस्सा है वो कभी भी बी का पार्ट नहीं होगा, सम ए आर नॉट बी। यहाँ पे आप ये वाला केस भी कंसीडर कर सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी में कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट है। और यहाँ पे ये वाला केस भी कंसीडर हो सकता है कि बी जो है ए का हिस्सा तो है, बट कुछ पार्ट्स जो हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। मतलब कुछ पार्ट बी के ऐसे हैं, मतलब कुछ पार्ट्स ए के ऐसे हैं जो कि बी से अलग हैं, है ना। इस चीज़ को दिमाग में रखना है। यहाँ से हम लोग क्या 3 पॉइंट्स देख सकते हैं कि देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन सेट ए दैट इज नॉट इन सेट बी। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं सेट ए में जो कि बी का पार्ट नहीं है। और यहाँ से हम लोग ये इन्फर नहीं कर सकते हैं कि सम ए आर बी, है ना। और ये डिफरेंट है फ्रॉम सम बी आर नॉट ए, है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये सारे पॉइंट्स को मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आपको ये चीज़ ध्यान में रहे और आपको इसको बार बार रिवीजन करना है। आप ऐसा सोचोगे कि हम एक बार पढ़ लिए, दिमाग में घुस गया तो मेरे को अब ज़िंदगी भर ये याद रहेगा, नहीं। आपको जब तक वो कम से कम 5-6 बार रिवीजन नहीं करोगे, कम से कम 50-60 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तो वो दिमाग में नहीं बैठेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बैठेगा। कीप दिस थिंग्स इन माइंड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन जो है वो सबसे बोरिंग पार्ट होता है। ब्रेन जो है हमेशा उसको नकारता है, समझे। आपको बहुत तरीके से बोलेगा कि अरे ठीक है, आता तो है, समझ में आता तो है, लेकिन नहीं, आपको बोरिंग काम ही करना है। जितना रगड़ा उतना तगड़ा, ठीक है। अब देखिए, अब मुद्दे की बात करते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है जो कि मैंने बताया था कि ये प्रीमाइसेस दिया हुआ है, और उस पे बेस्ड आपको कंक्लूजन दिया हुआ है। आपको बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मतलब अच्छे वे में समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व होता है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या दिया है, ऑल कार्स आर ट्रक्स, ठीक है। तो ऑल कार्स आर ट्रक्स, इसमें एक केस मेरा ये हो गया, ठीक है। ये भी एक केस हो गया, ऑल कार्स आर ट्रक, ये 2 केस हो गया स्टेटमेंट 1 के लिए। बट यहाँ पे फेवरेबल स्टेटमेंट कौन सा होगा, कौन सा, ये वाला फेवरेबल स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम ओवरलैप है ना। फिर क्या है दूसरा स्टेटमेंट, नो वैन्स आर कार। तो यहाँ पे नो वैन्स आर कार, ये मेरा क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ये ओवरलैप नहीं कर रहा। तो ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम हो गया। अब ये 3 मेरे पास केसेस हैं, मतलब 3 वेन डायग्राम है। अब इन तीनों को कंबाइन करके हम लोग केसेस बनाएंगे। सबसे पहले इसको कंसीडर करते हैं और इसको कंसीडर करते हैं। तो इसमें कार और ट्रक्स जो है वो दोनों साथ में है, बट कार और वैन्स अलग अलग होने चाहिए, वो यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रहा है। सेकेंड केस में क्या है कि कार्स और ट्रक्स जो हैं, यहाँ पे देखिए कार्स, ऑल कार्स आर ट्रक्स वाला कंडीशन स्टेटमेंट 1 से हो जा रहा है, और फिर कार और वैन्स अलग अलग है, वो स्टेटमेंट 2 का हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए केस 3 में क्या है कि कार और ट्रक्स जो है, ऑल कार्स आर ट्रक्स
एंड यहाँ पे भी ये जो कार है और वैन से ये अलग अलग है, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है दोनों स्टेटमेंट के लिए, ये वाला वेन डायग्राम। और यहाँ पे चौथा जो केस है इसमें भी देखिए कार सारा जो है वो ट्रक्स के अंदर है और कार और वैन्स दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी केस क्वालिफाई कर रहा है दोनों स्टेटमेंट को। बट यहाँ पे मेरा फेवरेबल कौन सा होगा, तो देखिए सबसे ज़्यादा ओवरलैप यहाँ पे है, कार और ट्रक्स दोनों एकदम पूरा का पूरा ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार जो है वो ओवरलैप कर रहा है लेकिन पूरा का पूरा ट्रक से ओवरलैप नहीं कर रहा है, और वेंस भी अलग है। यहाँ पे वेंस देखिए, कार तो पूरा ओवरलैप कर ही रहा था, प्लस यहाँ पे वेंस का कुछ हिस्सा भी यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है। तो इस वाले और इस वाले में कंपैरिजन करें तो इसमें कम ओवरलैप है इस वाले सेकेंड वाले केस में, और थर्ड वाला केस तो पूरी तरीके से ओवरलैप कर ही रहा है, यहाँ पे कार भी कर रहा है वेंस भी कर रहा है। तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट केस बन रहा है, बट ये फेवरेबल नहीं है। तो जब भी एग्ज़ाम में ये स्टेटमेंट आएगा तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग सिर्फ ये वाला वेन डायग्राम बना के कंसीडर करेंगे, कंक्लूजन को देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे, सॉरी जो कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से सबसे पहले आपको क्या देखना है, नो ट्रक्स आर वेन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, नो ट्रक्स आर वेन्स। तो यहाँ पे देखिए नो ट्रक्स आर वेन्स, ये तो दिख रहा है। ठीक है, बट जो निगेटिव कंक्लूजन होता है ना उसमें पॉसिबिलिटी भी ढूंढते हैं। ठीक है, नो ट्रक्स आर वेन्स निगेटिव कंक्लूजन है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे पॉसिबिलिटी कि सही में ट्रक्स जो है, सारा ट्रक्स जो है नो ट्रक्स आर वेन्स है, कि कुछ केसेस बन सकते हैं ऐसा। तो हाँ, कुछ केसेस तो बन सकते हैं। यहाँ वाला केस देखिए, ये वाला केस बन रहा है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाला जैसे वेन डायग्राम बनाया ना, तो ये वेन डायग्राम बना करके आपको इमेजिन करना है कि अच्छा अगर वेंस को, ये तो ठीक है मिनिमम ओवरलैप से आपने ये वेन डायग्राम बना दिया। अब आपको ये देखना है कि अच्छा वेंस को तो ट्रक में अगर हम ले जाते हैं तो सारा स्टेटमेंट तो मेरा सही है ही है ना, सारा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। बट यहाँ पे ट्रक्स जो है, सारा ट्रक्स वेंस, मतलब कि कुछ वेंस जो है वो ट्रक में आ रहा है, यानी कि स्टेटमेंट वन जो है, सॉरी कंक्लूजन वन जो है वो गलत हो जा रहा है। अफर्मेटिव कंक्लूजन मतलब जो पॉजिटिव कंक्लूजन है उसमें हम लोग सिंपली देखेंगे कि दिख रहा है कि नहीं, वेन डायग्राम से देखेंगे, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो गलत है। लेकिन हमारा जो निगेटिव कंक्लूजन रहेगा, निगेटिव कंक्लूजन में हम लोग पॉसिबिलिटी फाइंड करने का कोशिश करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे देखिए सेकेंड कंक्लूजन क्या है, ऑल वैन्स आर ट्रक, तो ऑल वैन्स आर ट्रक ये तो है ही नहीं है। तो सेकेंड स्टेटमेंट मतलब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा मेरे को वेन डायग्राम में ये वाला कंक्लूजन कि ऑल वैन्स आर ट्रक, ऐसा तो है नहीं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट, ये जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है, सम ट्रक्स आर वेन्स। ठीक है, तो सम ट्रक्स आर वेन्स, तो सम ट्रक्स आर वेन्स ये भी नहीं दिख रहा है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है मेरे को वेन डायग्राम में, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा क्या है, सम वैन्स आर नॉट ट्रक, तो सम वैन्स आर नॉट ट्रक, तो ये क्या हो गया आपका निगेटिव स्टेटमेंट आ गया। तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी भी ढूंढना है कि सम वैन्स आर नॉट ट्रक, सम वैन्स आर नॉट ट्रक। लेकिन अगर वैन्स यहाँ पर, अगर आप इसको यहाँ पे ऐसे ले जाते हो तो कुछ तो हो जा रहा है, यानी कि ये वाला गलत है, यानी मेरे पास 1 गलत है, 4 भी गलत है, फिर आपका ऑल वैन्स आर ट्रक दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, यानी सारा कंक्लूजन मेरा गलत हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ऑप्शन में अगर दिया हुआ रहे, देखिए ये मेरे पास 4 केस बन रहा है ना, ये 4 केस बन रहा है। अब ये 4 केस में मेरा कोई भी कंक्लूजन तभी सही होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कंक्लूजन फॉलोज, कोई भी कंक्लूजन फॉलो होगा व्हेन इट फॉलो ऑल द केसेस, सारा को केस जो बन रहा है ना मेरा, वो सारा केस फॉलो करना चाहिए। अब देखिए पहला वाला जो मेरा स्टेटमेंट है, नो ट्रक्स आर वेन्स, तो वो किस में फॉलो हो रहा है, किस किस केसेस में फॉलो हो रहा है, तो आप केस 1 में देखिए और आप केस 2 में देखिए। तो आपका यहाँ पे ये वाला जो कंक्लूजन है ये केस 1 एंड 2 में फॉलो कर रहा है ना। ऑल वैन्स आर ट्रक, तो ऑल वैन्स आर ट्रक कहीं पे भी, ऑल वैन्स आर ट्रक कहीं पे भी सिर्फ केस 4 में हो रहा है। ठीक है, तो इसको तो छोड़ दीजिए। फिर सम ट्रक्स आर वैन्स, तो
तो सम ट्रक्स आर वेंस, तो सम ट्रक्स आर वेंस कहाँ पे हो रहा है भाई, तो थर्ड और फोर यहाँ पे देखिए, ये वाला में केस 3 एंड केस 4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा कि इधर वन, इधर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 3 इज ट्रू। समझे, इधर 1 एंड 3 इसलिए ट्रू होगा, इधर कंक्लूजन 1 एंड इधर कंक्लूजन 3 फॉलोज, क्योंकि यहाँ पे केस 1 एंड 2 और 3 एंड 4 ये दोनों कंक्लूजन को मिला देंगे तो केस 1 एंड 2 3 एंड 4 सारा केस मेरा सेटिस्फाई कर जा रहा है। तो जब सारा केस सेटिस्फाई कर जाता है तब वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे कंक्लूजन फॉलो कर जाता है। तो इसलिए इधर 1 एंड 3, इधर 1 और कंक्लूजन 3 फॉलोज, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इसको और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अब देखिए यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सम बाइकर्स आर कार, तो सम बाइक्स आर कार ये बन गया है ना। फिर क्या है, ऑल शिप्स आर ट्रेन, तो ऑल शिप्स आर ट्रेन ये एक बन गया। जिसको फ्रेश बनाता हूँ मैं, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे बनाते हैं वेन डायग्राम। देखिए सबसे पहले सम बाइकर्स आर कार्स, तो ये बाइक हो गया, ये कार हो गया। फिर यहाँ पे एटलीस्ट सम बसेज आर कार्स, ठीक है, एटलीस्ट सम बसेज आर कार्स, तो यहाँ पे इसको बाइक कर दे रहे हैं, इसको कार कर दे रहे हैं, और यहाँ पे एटलीस्ट सम बसेज आर कार, तो यहाँ पे ये बस हो गया है ना। फिर क्या है, ऑल शिप्स आर ट्रेन्स, ऑल शिप्स आर ट्रेन्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो बसेज आर शिप्स, तो नो बसेज आर शिप्स, ठीक। और लिखा हुआ है ऑल शिप्स आर ट्रेन, मतलब ये ऑल शिप्स आर ट्रेन्स, ठीक। अब देखिए, अच्छा एक चीज़ इसमें ध्यान और भी रखना है कि जैसे आप बना रहे हो ना वेन डायग्राम, तो ये आपका जो है ना, यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर बन रहा है तो ये वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ तो ओवरलैप कर ही रहा है और ये वाला पार्ट भी जो है आपका ओवरलैप कर जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर आपको मोस्ट इफ़िशिएंट वे में बनाना है मिनिमम ओवरलैप के साथ, तो कैसे बनेगा, ये बना है ना, फिर आप ये किनारे से ऐसे ले जाओ, ठीक। अब फिर यहाँ पे ओवरलैप करो, तो देखो मिनिमम यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, यहाँ मिनिमम ओवरलैप हो रहा है। तो इस तरीके से बनाना है, ठीक है। अब ये मेरा बन गया यहाँ पे वेन डायग्राम, ठीक, मिनिमम ओवरलैप का फिलॉसफी फॉलो करते हुए। अब कंक्लूजन देखते हैं, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, ऑल कार्स आर ट्रेन्स, तो भाई ऑल कार्स आर ट्रेन्स ऐसा तो दिख ही नहीं रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दिख ही नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया। फिर दूसरा क्या है, सम ट्रेन्स आर शिप्स, तो सम ट्रेन्स आर शिप्स करेक्ट है, सम ट्रेन्स आर शिप्स तो यहाँ पे दिख रहा है ना। सम बसेज आर बाइक्स, सम बसेज आर बाइक्स, सम बसेज आर बाइक्स यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सम बाइक और बस अलग अलग है, तो ये हट गया। फिर सम कार्स आर बसेज, तो सम कार आर बसेज, हाँ ये करेक्ट है। तो मेरा क्या हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन 2 और 4 जो है वो फॉलो कर रहा है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में हमारा, सम केसेस आर सम केक्स आर रोजेज, है ना। तो इसको हटा देते हैं, फिर से बनाते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कैसे बनता है वेन डायग्राम, है ना। तो सम केक्स आर रोजेज, तो सम केक्स आर रोजेज, सम केक्स आर रोजेज, फाइन। फिर क्या लिखा हुआ है कि ऑल रोजेज आर ट्रक्स, देखो अब मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, है ना, ऐसे भी बना सकता हूँ, ऑल रोजेज आर ट्रक्स, है ना, ऐसे बना दिया। बट ये देखो यहाँ पे ओवरलैप ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे ओवरलैप ज़्यादा हो रहा है, तो इसको कम करना है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, ये बनेगा इस तरीके से, इसको आप यहाँ से ले जाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे,
इस तरीके से बनाओ। तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा पोर्शन यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है और मेरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मिनिमम ओवरलैप का यहाँ पे हो गया कंडीशन ट्रू। अब तीसरा क्या है, नो ट्रक्स आर ब्रिक्स, तो नो ट्रक्स आर ब्रिक्स, यहाँ ब्रिक्स बन गया। फिर क्या है, एटलीस्ट सम ब्रिक्स आर होटल्स, तो ये यहाँ पे होटल बन गया, है ना। अब देखिए पहला कंक्लूजन, सम ट्रक्स आर केक्स, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दिख रहा है यहाँ पे सम ट्रक्स आर केक्स, सम ट्रक्स आर केक्स, हाँ दिख तो रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया, ये कंक्लूजन ट्रू है। सम ब्रिक्स आर रोजेज, सम ब्रिक्स आर रोजेज, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव कंक्लूजन है यहाँ पे, लेकिन दिख नहीं रहा है मेरे को वेन डायग्राम में, तो ये दूसरा गलत। ऑल केक्स आर ट्रक्स, पॉजिटिव कंक्लूजन, दिख रहा है क्या, ऑल केक्स आर ट्रक्स, ऑल केक्स आर ट्रक्स नहीं दिख रहा है, तीसरा गलत। ऑल देखिए ना यहाँ पे, ये वाला जो है ना ये केक है और ये ट्रक है, ऑल यहाँ पे ऑल का कंडीशन नहीं, सम का कंडीशन है, ठीक। चौथा कंक्लूजन क्या है, सम होटल्स आर केक्स, सम होटल्स आर केक्स, ये भी पॉजिटिव कंक्लूजन है और मेरे को वेन डायग्राम में दिख नहीं रहा है इसका कोई रिलेशन, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो कंक्लूजन 1 फॉलोज। अब इस क्वेश्चन को देखिए, स्टेटमेंट 1, ऑल टाइगर्स आर डॉग्स, तो ऑल टाइगर्स आर डॉग्स, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ऑल कैट्स आर लायंस, ठीक है। सम टाइगर्स आर कैट, तो सम टाइगर्स आर कैट, सम टाइगर्स आर कैट, है ना। ये डॉग हो गया, ये टाइगर हो गया, ये कैट हो गया। ऑल कैट्स आर लायन, तो ऑल कैट्स आर लायन, इसका भी ऐसा बना देते हैं, एक मिनट, है ना, लायन हो गया। फिर क्या है, ऑल काउज आर लायन, तो ऑल काउज आर लायन, तो यहाँ पे ये मेरा ऑल काउज आर लायन में ये आ जाएगा इस तरीके से, है ना, काउज, ठीक है। ये मेरा वेन डायग्राम बन गया। अब पहला कंक्लूजन, सम डॉग्स आर लायन, तो देखिए सम डॉग्स आर लायन, ऐसा हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट क्या है, डॉग का है और ये लाइन का है, तो यहाँ पे सम वाला रिलेशन तो दिख रहा है मेरे को, तो पहला कंक्लूजन मेरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, सम काउज आर डॉग, सम काउज आर डॉग, नहीं दिख नहीं रहा है मेरे को ऐसा, क्योंकि देखिए डॉग का ये है और काउज मेरा अलग है यहाँ पे, तो क्या हो गया मेरा दूसरा गलत। तीसरा, सम लायंस आर टाइगर, सम लायंस आर टाइगर, करेक्ट। देखिए करेक्ट कैसे है, ये मेरा लायंस है और ये मेरा टाइगर्स, दोनों क्या है ओवरलैप यहाँ पे कर रहे हैं ना, तो सम इधर क्या, सम लायंस आर टाइगर, ये करेक्ट है, तीसरा। चौथा क्या है, ऑल कैट्स आर डॉग, तो ऑल कैट्स आर डॉग्स, नहीं ऐसा तो दिख नहीं रहा है, पॉजिटिव कंक्लूजन है और मेरे को वेन डायग्राम ऐसा दिख नहीं रहा है, यहाँ सम का कंडीशन लग रहा है, तो चौथा गलत, ठीक है। तो कंक्लूजन 1 and 3 फॉलोज। हाँ जी, अब देख लेते हैं निगेटिव कंक्लूजन का कॉन्सेप्ट, है ना। निगेटिव कंक्लूजन मैंने बता रखा है उसे स्टार्टिंग में ही, कि जब अफर्मेटिव कंक्लूजन आता है, जब पॉजिटिव कंक्लूजन आता है, तो अपन सिर्फ ये देखते हैं कि वहाँ पे वेन डायग्राम से दिख रहा है कि नहीं, वहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर नहीं करते, ठीक है ना। बट निगेटिव कंक्लूजन में हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है बस। तो देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो सम मेलन्स आर कीवीज, तो सम मेलन्स आर कीवीज, है ना। फिर ऑल कीवीज आर एप्पल्स, तो ऑल कीवीज आर एप्पल्स, ये सही से बनता नहीं है यार, ठीक है, ये एप्पल हो गया, है ना। फिर क्या है कि नो एप्पल्स आर ग्रेप्स, तो नो एप्पल्स आर ग्रेप्स, और फिर क्या दिया हुआ है, ऑल ग्रेप्स आर प्लम्स, तो ऑल ग्रेप्स आर प्लम्स, ये बन गया हमारा वेन डायग्राम। अब देखिए सम एप्पल्स आर मेलन,
पहला कॉन्क्लूज़न पॉजिटिव कॉन्क्लूज़न है, वेन डायग्राम में दिखना चाहिए। सम एप्पल्स आर मेलन, तो भाई सम एप्पल्स आर मेलन, तो एप्पल यहाँ पर है, अब मेलन यहाँ पे है, दिख रहा है सम एप्पल्स आर मेलन, ठीक है। तो यानी पहला मेरा सही है कॉन्क्लूज़न। दूसरा क्या है, सम ग्रेप्स आर कीवीज, तो देखो सम ग्रेप्स आर कीवीज नहीं दिख रहा है भाई, पॉजिटिव कॉन्क्लूज़न है और मेरे को वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा, नो एप्पल्स आर प्लम्स, निगेटिव कॉन्क्लूजन, सो वी हैव टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी हेयर। नो एप्पल्स आर प्लम, तो नो एप्पल्स आर प्लम, तो भाई देखो प्लम्स वाला पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। इस प्लम्स वाले पार्ट को, अगर प्लम्स वाले पार्ट को यहाँ से उठा के अगर मैं ऐसे कर दूँ तो कोई दिक्कत प्लम्स वाले पार्ट को मैंने ऐसे एप्पल से ओवरलैप कर दिया है। अभी भी यहाँ पे ग्रैप का एप्पल का जो दिया हुआ था स्टेटमेंट में, वो यहाँ पे अभी कर रहा है सेटिस्फाई, और अभी भी ग्रैप जो है वो प्लम के अंदर ही है कि नहीं। तो यहाँ पे ये वाला जो केस बन रहा है ना, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी जो है एक कि यहाँ पे एप्पल और प्लम जो है वो यहाँ पे रिलेशन में आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा तीसरा वाला जो कंक्लूजन है, नो एप्पल आर प्लम, जो डायरेक्ट बोल रहा है नो एप्पल आर प्लम, नहीं, यहाँ पे भाई एक पॉसिबिलिटी तो है, देयरफॉर कंक्लूजन 3 जो है वो है आपका गलत, ठीक है। चौथा कंक्लूजन, नो मेलन्स आर ग्रेप्स, तो नो मेलन्स आर ग्रेप, तो यहाँ पे यार ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, नो मेलन्स आर ग्रेप्स, ठीक है, ऐसा कर दिए, ऐसा मेलन को बड़ा कर दिए, ये मेलन को बड़ा कर दिए। तो ये यहाँ अभी भी ये वाला जो मेरा देखो पहला स्टेटमेंट सब मेलन्स आर कीवीज, ये भाई सही है, ये केस तो हो सकता था ना, भले ही मिनिमम ओवरलैप फॉलो नहीं करा, लेकिन ये केस तो हो रहा है ना। दूसरा, ऑल कीवीज आर एप्पल, ऑल कीवीज आर एप्पल वाला तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। ऑल ग्रेप्स आर प्लम्स, तो ये कर ही रहा है। और चौथा, नो एप्पल्स आर ग्रेप्स, ये भी कर ही रहा है। लेकिन यहाँ पे मेलन्स और ग्रेप दोनों रिलेशन तो यहाँ पे बना रहे हैं, यानी कि ये कहना कि नो मेलन्स आर ग्रेप ये गलत है, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी तो है, देयरफॉर स्टेट कंक्लूजन 4 इज गलत, ठीक है। आपको खुद से भी बना करके देखना है, नहीं बन रहा हो तो पीछे जाइए, फिर से पुनः देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट कह देना कि समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, ब्रेन को थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाना पड़ता है ना। देखिए ये क्वेश्चन को, सम पेन्स आर टेबल, तो सम पेन्स आर टेबल्स, है ना। फिर क्या लिखा हुआ, ऑल पेन्स आर डेस्क, तो ऑल पेन्स आर डेस्क बना लिए, है ना। ऑल टेबल्स आर चेयर, ऑल टेबल्स आर चेयर, तो ऑल टेबल्स आर चेयर भी बन गया, ठीक है। और एटलीस्ट सम पेपर्स आर चेयर, तो सम पेपर्स आर चेयर, तो यहाँ पे ये तो आपका पेन है और ये है आपका पेपर, ठीक है। पहला कंक्लूजन, सम पेन्स आर डेस्क, सम पेन्स आर डेस्क, हाँ बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। सम पेपर्स आर डेस्क है ना, तो सम पेपर, तो पेपर तो आपका इधर हो गया और डेस्क आपका इधर वाला पार्ट हो गया, नहीं है भाई कोई रिलेशन, तो पहला गलत हो गया। नो पेपर आर टेबल्स, नो पेपर्स आर टेबल्स, तो यहाँ पे देखिए नो पेपर्स आर टेबल, लेकिन यहाँ पे पेपर को हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना भाई, जैसे पेपर अभी जो है उसको मैं ऐसा अगर कर दूँ टेबल के साथ रिलेशन बना दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी चेयर के साथ ये बन रहा है। ऑल, जैसे यहाँ पे देखो पहला कंडीशन तो ऑल पेन्स आर टेबल्स, और पेन्स आर टेबल्स तो सॉरी सम पेन्स आर टेबल है पहला स्टेटमेंट, ये तो हो ही रहा है। दूसरा क्या है, ऑल पेन्स आर डेस्क, ये भी हो ही रहा है। ऑल टेबल्स आर चेयर्स, तो ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ये भी हो रहा है। और एटलीस्ट सम पेपर्स आर चेयर्स, यहाँ पे ये भी कंडीशन हो रहा है, यानी कि मेरा पेपर और टेबल है कुछ रिलेशन में, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो नो पेपर आर टेबल डायरेक्ट बोल देना ये गलत है, यहाँ पे पेपर और टेबल के बीच में एक पॉसिबिलिटी है रिलेशन का, तो यानी कि दूसरा भी मेरा क्या होगा, कंक्लूजन गलत। तीसरा क्या है कि सम डेस्क आर नॉट चेयर,
यानी कि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी ढूंढना, नेगेटिव कंक्लूजन है। सम डेस्क आर नॉट चेयर, तो सम डेस्क यहाँ पे चेयर है, ये वाला चेयर वाला पार्ट हो गया और ये डेस्क वाला पार्ट हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये सम डेस्क आर नॉट चेयर, ये तो दिख रहा है भाई कि यहाँ पे सम डेस्क आर नॉट चेयर, तो आपका सम डेस्क आर नॉट चेयर, एक मिनट, सम डेस्क आर नॉट चेयर, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी हम लोग को ढूंढना है कि सम डेस्क आर नॉट चेयर मतलब कि सारे डेस्क चेयर हो सकते हैं क्या, ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम डेस्क आर नॉट चेयर, कुछ डेस्क जो है वो चेयर नहीं है। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि सारा डेस्क चेयर है, सारा डेस्क चेयर है? तो ये जो चेयर वाला पार्ट है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ पूरा बड़ा, तो यहाँ पे पहला मेरा जो पहला स्टेटमेंट क्या है, सम पेन्स आर टेबल्स, तो देखो सम पेन्स आर टेबल्स, ठीक है, हो रहा है यहाँ पे, सही है। ऑल पेन्स आर डेस्क, ऑल पेन्स आर डेस्क, ये भी सही है। ऑल टेबल्स आर चेयर, ये अभी भी सही है। और सम पेपर्स आर चेयर्स, अभी भी सही है, चौथा स्टेटमेंट। तो लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि जो सारा डेस्क जो है वो चेयर के अंदर आ रहा है, सारा डेस्क जो है वो चेयर के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि सम जो लिखा हुआ है तीसरा कंक्लूजन, सम डेस्क आर नॉट चेयर, लेकिन यहाँ पे तो एक पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पे सारा डेस्क चेयर हो रहा है ना। तो यानी कि मेरा तीसरा कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, गलत। और चौथा जो कंक्लूजन है, सम डेस्क आर नॉट पेपर, तो सम डेस्क आर नॉट पेपर में अगर मैं ये बोल दूँ कि सारा पेपर को मैं ऐसा बना देता हूँ, ये पूरा मेरा पेपर है ना। तो यहाँ पे क्या है कि देखो सारा स्टेटमेंट यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगा। और यहाँ पे जो बोल रहा है ना कि सम डेस्क आर नॉट पेपर, लेकिन यहाँ सारा ऐसा पॉसिबिलिटी है जहाँ पे सारा डेस्क ही जो है वो पेपर के अंदर आ गया है। यानी कि जो मेरा कंक्लूजन 4 है ना, वो क्या है, गलत है। सारा मेरा कंक्लूजन यहाँ गलत है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, पॉसिबिलिटी टाइप कंक्लूजन। मतलब कंक्लूजन में आपको दिया हुआ है पॉसिबिलिटी, तो कोई खास बात नहीं है, मैंने आपको बता चुका है। अब मैंने आपको बता रखा है कि कैसे पॉसिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ऑल लॉक्स आर डोर्स, ऑल लॉक्स आर डोर्स, ऑल डोर्स आर बैग, ठीक। फिर नो टिकट्स आर डोर्स, तो भाई नो टिकट्स आर डोर्स, और ऑल टिकट्स आर कीज, बन गया भाई। पहला, सम लॉक्स आर नॉट टिकट्स, सम लॉक्स जो है वो टिकट नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, सम लॉक्स, तो लॉक्स को भाई बड़ा नहीं कर सकते हैं, लॉक्स को आप बड़ा कीजिएगा, लॉक्स को आप अगर बड़ा कीजिएगा लेके जाइएगा टिकट तक तो वायलेट कर जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि लॉक आपका डोर के अंदर में है, ठीक। और आप टिकट को भी अगर बाहर निकालते हैं और इधर लेके जाते हैं लॉक तरफ तो भी वायलेट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डोर से इसका कनेक्शन नहीं है। तो ये अगर लॉक को आप लेना चाहेंगे तो यहाँ पे डोर को वायलेट कर जा रहा है, क्योंकि डोर और टिकट का रिलेशन नहीं है। यानी कि ये वाला मेरा कंक्लूजन क्या है, सही है, ये मेरा कंक्लूजन सही है, सम लॉक्स आर नॉट टिकट्स। दूसरा कंक्लूजन, ऑल लॉक्स बीइंग कीज इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारा लॉक जो है वो कीज के होने का पॉसिबिलिटी है क्या? तो देखिए सारा लॉक की का होने का पॉसिबिलिटी, ऑल लॉक्स बीइंग कीज, तो कीज को अगर आप यहाँ पे बड़ा करते हैं, ये पूरा कीज हो गया है ना, तो करेक्ट है। यहाँ पे देखिए ना, सारे स्टेटमेंट देख लीजिए, ऑल लॉक्स आर डॉग्स, सॉरी ऑल लॉक्स आर डोर्स, ये सही है, स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है। ऑल डोर्स आर बैग, ये भी फॉलो कर रहा है। नो टिकट्स आर डोर, ये भी फॉलो कर रहा है। ऑल टिकट्स आर कीज, ये भी फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो दूसरा जो दिया हुआ है ना कि कंक्लूजन, ऑल लॉक्स बीइंग कीज इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो हाँ भाई सारा लॉक जो है वो की के अंदर आ ही रहा है, पॉसिबिलिटी तो एक है ही है, यानी मेरा दूसरा कंक्लूजन भी हो गया सही। तीसरा क्या है, ऑल बैग्स बीइंग कीज इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल बैग्स बीइंग कीज, हाँ की को फिर बड़ा कीजिए, की को फिर से बड़ा कीजिए, तो सारा बैग जो है वो की होने का पॉसिबिलिटी है, करेक्ट। फिर ऑल कीज बीइंग बैग्स इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल कीज बीइंग बैग्स, ठीक है।
तो ऑल कीज बिंग बैग, मतलब ये बैग जो है वो पूरा बड़ा अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। देख लीजिए, ऑल लॉक्स आर डोर्स करेक्ट है, नो टिकट्स आर डोर्स ये भी करेक्ट है, ऑल डोर्स आर बैग, ऑल डोर्स आर बैग करेक्ट है, ये मेरा बैग है बड़ा सा। और यहाँ पे जो चौथा कंक्लूजन है, ऑल कीज बिंग बैग्स, हाँ भाई देखो ना, कीज पूरा बैग के अंदर आ गया है, पॉसिबिलिटी तो है ही है, यानी मेरा ये भी जो कंक्लूजन है तीसरा चौथा सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट दिया हुआ है तो बनाते हैं वेन डायग्राम। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में क्या है, सम जग्स आर मग्स, सम जग्स आर मग्स, है ना। फिर एटलीस्ट सम मग्स आर प्लेट, सम मग्स आर प्लेट, ऑल प्लेट्स आर फॉक्स, ऑल प्लेट्स आर फॉक्स, ऑल forks are spoon, all forks है, fox नहीं सॉरी, all forks are spoon। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कंक्लूजन देखते हैं। पहला, सम प्लेट्स नॉट बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम प्लेट्स नॉट बीइंग स्पून इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए, सम प्लेट्स कहाँ है मेरा, तो प्लेट्स है यहाँ पे, स्पून है मेरा यहाँ पे, है ना। तो सम प्लेट्स नॉट बीइंग स्पून, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? तो ऐसा पॉसिबिलिटी अगर आप, नहीं ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए प्लेट्स जो है वो प्लेट को आप कहीं पे भी मूव करते हो ना, थोड़ा सा भी यहाँ से, तो आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट का जो दिया हुआ है कंडीशन वो ट्रू नहीं होगा। वेन डायग्राम में यहाँ पे अगर प्लेट को आप मूव करते हो तो आप फोर्क जो है, सारा प्लेट फोर्क के अंदर है, ठीक है, तो पी को आप यहाँ से हिला ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे सारा प्लेट्स जो है वो स्पून के अंदर ही रहेगा। यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि सम प्लेट्स नॉट बीइंग स्पून इज़ अ पॉसिबिलिटी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, सम फोक्स विच आर नॉट प्लेट्स। तो सम फोक्स विच आर नॉट प्लेट इज अ नॉट प्लेट आर मग्स। अच्छा, सम फोक्स विच आर नॉट प्लेट, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है, आर मग्स, ऐसा है क्या? नहीं, गलत है ये, ऐसा तो नहीं दिख रहा है ये, क्योंकि जो नहीं है वो तो मग से कर ही नहीं रहा है ना, यहाँ पे ओवरलैप जो है वही, यहाँ पर जो प्लेट फोर्क है ये वाला पार्ट वही इसे ओवरलैप कर रहा है मग से, यानी दूसरा भी मेरा कंक्लूजन गलत है। तीसरा क्या है, ऑल जग्स बीइंग स्पून, ऑल जग्स बीइंग स्पून, हाँ भाई ये करेक्ट है। ये जग को अगर मैं बड़ा कर दूँ पूरा, अगर ये जग को मैं पूरा बड़ा कर दूँ तो मग के साथ भी यहाँ पे कंडीशन फॉलो करेगा और सारा जग जो है, सारा स्पून जो है वो जग के अंदर आ जाएगा। ऑल जग्स बीइंग स्पून, सारा जग जो है वो स्पून के अंदर आने का पॉसिबिलिटी है कि नहीं? सॉरी, ऐसा नहीं होगा, ये स्पून को बड़ा करना पड़ेगा तभी ना जग स्पून के, ऑल जग्स बीइंग स्पून, सारा जग जो है स्पून के अंदर आ सकता है कि नहीं? हाँ आ सकता है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। स्पून को पूरा बड़ा कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो सारा स्टेटमेंट मिला के, सम जग्स आर मग्स करेक्ट है, सम मग्स आर प्लेट करेक्ट है, ऑल प्लेट्स आर फोक्स करेक्ट है, ऑल फोक्स आर स्पून अभी भी करेक्ट है, यानी कि तीसरा मेरा कंक्लूजन सही है। चौथा कंक्लूजन, सम स्पून विच आर नॉट फोक्स, सम स्पून विच आर नॉट फोर्क्स, कौन सा हिस्सा हो गया? ये वाला, बीइंग मग्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो, सम स्पून विच आर नॉट फोर्क्स, तो ये वाला पार्ट का बात कर रहा है। बीइंग मग इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी है। देखो अगर मैं स्पून को ऐसा बड़ा कर दूं तो कुछ तो ये वाला पार्ट भी तो है जो कि फोर्क नहीं है, स्पून का ये वाला पार्ट भी जो है वो फोर्क नहीं है, बट मग का होने का पॉसिबिलिटी तो हो ही रहा है ना। मग के साथ देखो यहाँ पे मग इस पे आ ही रहा है, ये वाला पार्ट पे, ये पूरा पार्ट मेरा फोर्क नहीं है, स्पून है जो कि फोर्क नहीं है, लेकिन मग तो आ ही रहा है ना उसमें, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है। मतलब सम स्पून विच आर नॉट फोर्क्स बीइंग मग्स इज अ पॉसिबिलिटी, यस
दिस इज पॉसिबल। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पीछे करके इसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, तब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, कम से कम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए उसको बार बार खुद से बनाइए, फिर मैं जो बताया उसे मैच कीजिए। कम से कम 3 बार 2 बार ऐसा करोगे तब जाके आप कंफर्टेबल होगे, देन आप सिलोजिज्म का मॉक दीजिए। ठीक है, अब देखिए ईदर और का केसेस क्या होता है ना। मतलब देखिए इसको मैं बताता हूँ, पहले बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट है ऑल कैनाइंस आर कैट, तो ऑल कैनाइंस आर कैट। ठीक है, फिर क्या है, ऑल फेलाइंस आर एप्स। ठीक है, नो एप्स आर कैनाइंस, यानी कि नो एप्स आर कैनाइंस, ऐसा बन जाएगा। ऑल फेनाइंस आर एप्स, मतलब ऑल फेनाइंस आर ऐप, तो इसको ऐसा बना देते हैं ना, ऑल फेलाइंस आर एप्स। ठीक है, सम डॉग्स आर एप्स, तो सम डॉग्स आर एप्स। करेक्ट, ऐसा बन गया। अब यहाँ पे क्या है, पहला कंक्लूजन में सम कैट्स आर एप्स, तो सम कैट्स आर एप्स नहीं दिख रहा है भाई, यानी कि पहला जो है मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या है, नो कैट्स आर एप्स, तो नो कैट्स आर एप्स, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो हो सकता है, क्योंकि कैट को अगर मैं बड़ा कर दूँ, कैट को अगर बड़ा कर दूँ तो ऐप से तो मिल सकता है ना, ये कैनाइंस अभी भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐप से, लेकिन यहाँ पे कैट तो बड़ा हो ही सकता है, ये वाला पार्ट जो कि ऐप से मिल जाए, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये भी गलत हो गया। तो देखो दोनों कॉन्क्लूजन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कुछ बिल्ली एप्स, मतलब मान लो बंदर का ही प्रजाति होता है, तो इतना समझ लो कि कुछ बिल्ली जो है वो बंदर है, एक स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है कि बिल्ली जो है वो बंदर नहीं है, नो कैट्स आर एप्स, बिल्ली बंदर नहीं है। और दूसरा में बोल रहा है कि कुछ कैट्स जो है वो बंदर है, और एक में बोल रहा है कि नो कैट्स आर एप्स। तो देखो दोनों कंक्लूजन कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे को कर रहे हैं। अगर वन सही है तो दूसरा जो है वो गलत है, अगर पहला को अगर मैं गलत मान लेता हूँ तो दूसरा सही हो सकता है। ठीक है, सम कैट्स आर एप्स, अगर मैं बोल दूँ कि ये स्टेटमेंट गलत है तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि नो कैट्स आर एप्स, लेकिन नो कैट्स आर एप को गलत बोल दूँ तो पहला जो है आपका सम कैट्स आर एप्स, ये सही हो सकता है। तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए कंक्लूजन जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, दोनों कंक्लूजन गलत हो रहे हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस केस में जो आपका ऑप्शन आता है वो ऑप्शन आता है आपका इफ़ ईदर 1 और 2 फॉलोज, मतलब या फिर कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा या फिर 2 फॉलो करेगा, दोनों एक साथ फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सम हाउसेज आर स्कूल्स, सम हाउसेज आर स्कूल्स, है ना। फिर आपका क्या कह रहा है, नो बैग्स आर पेंसिल्स। ठीक है, ऑल स्कूल्स आर बैन, ऑल स्कूल्स आर नॉट बैग्स। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, ऑल पेंसिल्स आर पेन्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑल स्कूल्स आर नॉट बैग्स, मतलब स्कूल्स और बैग के बीच में नहीं है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि नो बैग्स आर पेंसिल्स, तो मतलब पेंसिल्स और बैग में कनेक्शन नहीं है। फिर ऑल पेंसिल्स आर पेन, यहाँ पे पेंसिल है, ये इसको बड़ा बना देते हैं, पेंसिल, और यहाँ पे ये हो गया आपका ऑल पेंसिल आर पेन। ये मेरा स्टेटमेंट के अनुसार बन गया आपका वेन डायग्राम। अब पहला कंक्लूजन, ऑल स्कूल्स बीइंग पेंसिल इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो सारा स्कूल पेंसिल हो सकता है क्या, सारा स्कूल पेंसिल हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो है। अगर मैं स्कूल को ऐसा दिखा दूँ, स्कूल को मैं ऐसा दिखा दूँ, ऐसा तो हो सकता है ना। देखो पेंसिल जो है वो पूरा स्कूल के अंदर आ गया, ऑल स्कूल्स आर बीइंग पेंसिल,
सारा स्कूल पेंसिल हो सकता है कि नहीं? ऑल, नहीं तो पेंसिल को आप बड़ा कर दो। मान लो कि पेंसिल को आपने ऑल स्कूल्स बीइंग पेंसिल, मतलब सारा पेंसिल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो पेंसिल के अंदर आने का मतलब क्या हो गया कि पेंसिल को आप ऐसा कर दो, पेंसिल को आप यहाँ पे ऐसे बना दो, है ना, और पेन को आप यहाँ पे ऐसे बना दो। कोई दिक्कत? ये मेरा पेंसिल हो गया और ये मेरा पेन हो गया, कोई दिक्कत? पहला देख लेते स्टेटमेंट 1, सम हाउसेज आर स्कूल हो रहा है, वैलिड। ऑल स्कूल्स आर नॉट बैग, तो ऑल स्कूल्स आर नॉट बैग वाला भी वैलिड हो रहा है ना। और नो बैग्स आर पेंसिल, नो बैग्स आर पेंसिल अभी भी फॉलो हो रहा है। और ऑल पेंसिल्स आर पेन, ऑल पेंसिल्स आर पेन अभी भी फॉलो हो रहा है। यानी कि आपका जो क्या लिखा हुआ था, ऑल स्कूल्स बीइंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल स्कूल्स बीइंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, यस। देखिए आपका स्कूल वाला पार्ट तो पेंसिल के अंदर आ रहा है ना, तो यानी कि आपका कंक्लूजन 1 जो है वो करेक्ट है। दूसरा, सम पेंसिल्स आर हाउसेज, तो देखो सम पेंसिल्स आर हाउसेज नहीं मिल रहा है वेन डायग्राम में, कोई रिलेशन, दूसरा गलत। तीसरा क्या है, ऑल पेन्स बीइंग बैग इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पेन्स बीइंग बैग इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखिए सारा क्या लिखा हुआ था, ऑल पेन्स बीइंग बैग, देखो पेन्स और बैग के बीच में तो रिलेशन है ही नहीं यार, तो कैसा हो, कैसे पॉसिबल हो सकता है? यानी कि तीसरा तो गलत साफ साफ पता चल रहा है। नो पेंसिल्स आर हाउसेज, नो पेंसिल्स आर हाउसेज, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर नो पेंसिल्स आर हाउसेज गलत हो जाएगा ना, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे ऐसा बना दूँ, पेंसिल को ऐसा बना दूँ, एक मिनट इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, यहाँ पे बना दो, पेंसिल को ऐसा बना देते हैं और यहाँ पे पेन बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं ऑल पेन क्या है, नो पेंसिल्स आर हाउसेस, नहीं, यहाँ पे तो पेंसिल हाउसेस के साथ ओवरलैप कर पा रहा है कि नहीं? तो ये मेरा कंडीशन क्या है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, पेंसिल का हाउसेस होने का पॉसिबिलिटी है, यानी चौथा वाला मेरा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा यहाँ पे देखो क्या सही होगा, तो ऑप्शन में क्या टिक करेंगे, इफ़ ओनली वन, हाँ भाई 1 तो मेरा सही है। इफ़ ओनली वन फॉलोज, इफ़ ओनली वन फॉलोज पहला ए, ये आप मार के आ जाइएगा एग्ज़ाम में, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो सम पेंसिल्स आर हाउसेस एंड नो पेंसिल्स आर हाउसेस, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे एक दूसरे को। कुछ पेंसिल हाउसेज हैं, कोई भी पेंसिल हाउसेज नहीं है, ये दोनों जो है एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दोनों कंक्लूजन गलत है। तो यहाँ पे ईदर और का कॉन्सेप्ट लगेगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा, इफ़ ओनली वन एंड ईदर 1 एंड 4, ईदर 2 एंड 4 फॉलोज। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है ओनली अ फ्यू, ठीक है, ओनली अ फ्यू अगर स्टेटमेंट दिया हो तो उसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये समझो ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब ए और बी जो है आपका यहाँ पे जिस तरीके से वेन डायग्राम बनता है उसे बना दिया, सम का जैसे बनता है उस तरीके से, ओनली फ्यू ए आर बी ये बन गया। अब इसमें आपको ये चीज़ सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर लिखा हुआ है ओनली अ फ्यू ए आर बी, मतलब कुछ ही ए जो है वो बी का पार्ट है, ये वाला केस जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा ए जो है वो बी का पार्ट आ रहा है, लेकिन क्या दिया हुआ, ओनली अ फ्यू ए आर बी। अगर आप यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ ही, ओनली फ्यू ए, मतलब ये वाला जो ए का पार्ट है वही बी के पार्ट से मैच कर रहा है, बाकी कुछ पार्ट जो ए का है वो मैच नहीं कर रहा है, यानी ये कंडीशन सही हो सकता है, ये केस सही हो सकता है, बट ये केस गलत हो जाएगा। तो जब भी आप बनाओ तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट बना दिए, ओनली अ फ्यू कैट्स आर टाइगर, तो ओनली अ फ्यू कैट्स आर टाइगर, तो इसमें आप सम का ही जैसे जैसे सम का बनता है ना, ओनली फ्यू कैट्स आर टाइगर ये बना दिए। साथ में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ओनली अ फ्यू कैट्स, कुछ ही कैट्स टाइगर हो सकते हैं, सारा का सारा कैट्स टाइगर के अंदर नहीं जाएगा, ये गलत होगा केस, ठीक, ये आपको यहाँ पे बगल में बना के ध्यान में रखना है। फिर तीसरा क्या है, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस बन गया। अब देखिए कंक्लूजन क्या है, सम हॉर्सेस आर नॉट कैट्स, तो कुछ हॉर्सेस जो हैं
वो कैट नहीं है। तो आप इसको कैसे समझ सकते हो कि सम हॉर्सेज आर नॉट कैट्स। ठीक है, ये जो हॉर्सेज वाला पार्ट है ना, इसको उठा करके आप यहाँ पे रख दो, मान लो यहीं पे रख दो कैट के अंदर, यहाँ पे हॉर्सेज रख देते हैं। तो यहाँ पे हॉर्सेज अगर रख दोगे तो कोई दिक्कत, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सम हॉर्सेज आर नॉट कैट्स। अब कैट के अंदर रख दे रहे हो तो यानी कि ये बोल सकते हैं ना कि सारा का सारा हॉर्स कैट होने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे कोई कुछ भी वायलेट नहीं हो रहा है कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि सारा का सारा हॉर्स जो है वो कैट हो सकता है ना। तो ये मेरा पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। मेरे को बस ये ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट का कोई भी पार्ट जो है वायलेट नहीं होना चाहिए। अब दूसरा क्या है मेरे पास कंक्लूजन, ऑल टाइगर्स कैन बी डॉग, ऑल टाइगर्स कैन बी डॉग्स। बात सही है। यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि जैसे सारा का सारा टाइगर को मैं यहाँ पे लिख दिया और कुछ टाइगर को हॉर्स का पार्ट दिखा दिया। ठीक है, सम टाइगर्स आर हॉर्स यहाँ पे बना दिया ऐसे, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन है वो तो फॉलो हो ही रहा है कि ओनली अ फ्यू कैट्स आर टाइगर्स, है ना। ओनली फ्यू कैट्स आर टाइगर्स, मतलब ये जो आपका ऑल टाइगर्स कैन बी डॉग जो है ना, उसमें आप यहाँ पे जैसे टाइगर दिए, मतलब जैसे देखो इसको बड़ा करके बनाते, 1 मिनट। ये जो आपका कैट बना ना, कैट, इसके अंदर अगर आप टाइगर दिखा देते हो, मतलब कि इस तरीके से ये कैट बना, अंदर में टाइगर, तो ये मेरा सही है क्योंकि स्टेटमेंट क्या है, ओनली अ फ्यू कैट्स आर टाइगर। तो देखो यही वाला जो पार्ट है ना, कैट का और टाइगर दोनों कर रहा है यहाँ पे कोलाइड, ठीक है ना, ओवरलैप। ये वाला कैट का पार्ट तो अभी भी कुछ फ्यू कैट्स हैं जो कि टाइगर नहीं है, ये वाला तो सही हो ही रहा है। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं ना कि सारा जो टाइगर है उसको मैं अगर यहाँ पे ले आऊँ सारा टाइगर को और उसमें हॉर्स को दिखा दूँ, कुछ सम टाइगर्स और हॉर्स वाला कंडीशन, तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं ना कि ऑल टाइगर्स कैन बी डॉग्स, सारा टाइगर डॉग के अंदर ले आ करके। ठीक है, यानी दूसरा मेरा कंक्लूजन सही हो जाएगा। तीसरा क्या लिखा हुआ तीसरा में, ऑल डॉग्स कैन बी टाइगर, तो ऑल डॉग्स कैन बी टाइगर यानी कि सारा का सारा डॉग को मैं टाइगर के अंदर ला सकता हूँ, ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं देखते हैं। अगर सारा डॉग को मैं ऐसे इस तरीके से यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है, जैसे मान लो इस टाइगर नहीं डॉग होगा, मतलब इस तरीके से देखो, ये मेरा टाइगर है, ये मेरा हॉर्स, यहाँ पे मैं ले आता हूँ डॉग को और ये सारा डॉग जो है वो कैट के अंदर आ रहा है इस तरीके से। कोई दिक्कत? अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। कैट और टाइगर का रिलेशन यहाँ पे वही चीज़ है, डॉग जो है वो टाइगर का हिस्सा बन जा रहा है, ऑल डॉग्स कैन बी टाइगर, कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो यानी तीसरा कंक्लूजन भी मेरा सही हो गया। ठीक है, इसको खुद से भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, खुद से भी प्रैक्टिस करके देखना होगा। ठीक है, तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट जो है ओनली ए आर बी, इसमें इसको ऐसे समझिए, ओनली ए आर बी मतलब बी के साथ ए ही हो सकता है, मतलब बी के साथ सिर्फ ए ही रिलेशन बना सकता है, बी के साथ और कोई रिलेशन नहीं बना सकता है। ओनली ए आर बी, ए ही जो है, सिर्फ ए जो है वो बी के साथ रहेगा, बी के साथ और कोई नहीं रहेगा। इसलिए बी में यहाँ पे कांटा लगा दिए कि बी के साथ कोई टच नहीं करेगा। ओनली ए आर बी, सिर्फ ए ही जो है वो बी को टच कर सकता है और बाकी कोई नहीं टच कर सकता है, मतलब बी पे सिर्फ ए का हक है। ठीक है, ए किसी के साथ जा सकता है वो बात अलग है, बट बी जो है वो सिर्फ ए के साथ ही रहेगा, इसलिए बी में यहाँ कांटा लग गया है। ठीक है, तो इसका जब अगर आपके पास स्टेटमेंट दिया रहे कि जैसे यहाँ पे नो प्लॉट इज क्वीन, तो यहाँ पे प्लॉट क्वीन का बना दिया वेन डायग्राम, नो क्वीन इज रोज, तो वो भी बन गया। और फिर लिखा है ओनली सरिता इज रोज, इसका मतलब क्या है कि रोज के साथ सिर्फ सरिता ही हो सकती है, रोज के साथ और कोई नहीं हो सकता है। तो रोज के साथ कोई नहीं हो सकता, तो रोज में यहाँ पे गुलाब में कांटे लगा दिए हमने।
ठीक है। और यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, नो प्लॉट इज रोज, तो नो प्लॉट इज रोज, सही बात है, रोज के साथ कुछ भी नहीं आ सकता, रोज के साथ कोई किसी भी कीमत पे कोई नहीं आ सकता, तो यानी पहला कंक्लूजन जो है वो सही है। और दूसरा क्या है, सम क्वीन आर सरिता, तो सम क्वींस आर सरिता, ये देखने ही से यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपका कंक्लूजन है, तो यहाँ पे वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो दूसरा भी मेरा क्या, दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो बस आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ओनली ए आर बी का मतलब कि बी के साथ सिर्फ ए हो सकता है, बी के साथ कोई नहीं होगा। तो यहीं पे हमारा सिलोलिज्म का कॉन्सेप्ट सारा मैंने कवर कर दिया है। होप सो आपको अच्छा लगा हो। बहुत ज़्यादा मेहनत जा रहा है यार बनाने में वीडियो, रात में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कीजिए कि यस आई लाइक द वीडियो, आई अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी जिन अभी हमारा बैच चल रहा है, तो जिसको इनरोल करना है इनरोल कर सकते हैं, अभी भी बहुत सारा सिलेबस बाकी है। और आई थिंक मतलब कि मान के चलिए कि सितंबर, मिड सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके देन, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।